ऑलराइट। सो आपका ये जो एसीसी का पेपर है, आपका 100 मार्क्स का पेपर है, इसके 3 सेक्शन, सॉरी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो आपका है वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है। उसमें आपके 3 सिनेरियो होंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन 1 होगा सिनेरियो ए। उस सिनेरियो से रिलेटेड फिर आपके पास 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, मतलब जो पहला क्वेश्चन आपका होगा जिसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो 10 मार्क्स का होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा सेम सेक्शन ए के अंदर। वो भी सेम एक सिनेरियो होगा, आपका एक केस स्टडी कहते हैं होगी। उस केस स्टडी के रिलेटेड फिर आपके 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको फिर उसमें से रेलेवेंट जो भी केस स्टडी पढ़ने के बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस होंगे। आपने जो रेलेवेंट करेक्ट ऑप्शन होगा आप वो उसमें से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ऑडिट सब्जेक्ट की, रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स की, रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स की, तो आप स्पेसिफिक जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा आप वो सिलेक्ट ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो आपका अकाउंटिंग में होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपने सॉल्व करना होता है। आप फिगर्स कैलकुलेटर में मारेंगे, आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा, फिगर आएगी। अगर मैच हो रही है तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। बट थ्योरी के केस में आपके लिए करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको अपना नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन आपको रट्टे से नहीं आती, आपको अंडरस्टैंडिंग से आती है। तो आपको जो रट्टे वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पे आपका मतलब उसको आंसर हो गया। तो आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना। मैं आपकी आज एक बेस बनाऊंगा कि आपका जो ये सब्जेक्ट है इसकी नेचर क्या है, इसके पीछे रेशनल क्या है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब ये ऑडिट पूरा एसीसी के अंदर या प्रोफेशनली प्रैक्टिकली बिजनेस वर्ल्ड के अंदर एक ऑडिट की जरूरत क्यों पेश आई, मतलब व्हाट इज द पर्पस, हम वो डिस्कस करेंगे इसके पीछे। जो कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ग्रुप के अंदर, उसका पर्पस यही था कि मुझे आइडिया हो कि जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में ऐड हैं जो कल ज्वाइन करने जा रहे हैं सेशन को, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ताकि मैं अकॉर्डिंगली जीरो से स्टार्ट करूं, एक बेस बनाऊं। आपको एक सब्जेक्ट की लॉजिक समझ आ जाए कि भी मैं ये सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहा हूँ, 300 पेजेस की बुक है फॉर एग्जांपल कैपलन की या बीपीपी की। तो इन 300 पेजेस में पढ़ने का मकसद क्या है, एक्चुअली मैं पढ़ क्या रहा हूँ। तो आज मैं आपको ये बता दूंगा कि आप अगले 2 महीने में या ऑलमोस्ट 2.5 मंथ के अंदर आप एक्चुअली में पढ़ने क्या जा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सब्जेक्ट को पढ़ने का, आज हम वो हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो आपका सेक्शन एक के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। तो आपके 30 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। इसमें से आपके 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 3 डिफरेंट क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। फिर आपका सेक्शन बी है। आपके सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का। फिर एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। एंड एक क्वेश्चन होगा आपके फिर 20 मार्क्स का। यहां से आपके 70 मार्क्स कवर हो जाती है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है, ऑल क्वेश्चन आर मैंडेटरी, आपने सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ऑडिट का पेपर जो है इसमें आपकी ड्राफ्टिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपको समटाइम्स आपने सिनेरियो पढ़ा होता है, आपको समझ आ जाता है, आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, आपको आंसर भी आता होता है। बट मैंने इस आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना, मतलब आंसर को लिखना कैसे है, वो आपके राइटिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत मैटर करते हैं ऑडिट के पेपर में। डबल ए के लेवल पे, मतलब F8 के लेवल पे इतने मैटर नहीं करते, मतलब मैटर करते हैं बट थोड़े बहुत, ठीक है। बट जो ट्रिपल ए वाला पेपर है वहां पर क्योंकि आपके जो प्रोफेशनल एंड अदर मार्क्स भी आपको मिल रहे होते हैं, तो वहां पर ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं। सो एनी क्वेश्चन सो फार टिल नाउ? If you have any questions, you can ask. Otherwise, I will continue with the syllabus and other discussion. कोई क्वेश्चन आपके पास अगर है तो? All right. Thank you, thank you. Let me share the sample question with you. This is from the I just downloaded from the ACC website. तो ये आपके पेपर है, ठीक है। तो आपका पेपर ये होगा 3 घंटे होगा, 3 आवर्स का। 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर रीडिंग एंड ऑल रिव्यूइंग द स्टफ, रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ। आपको जो सॉल्व करना है उसको 3 घंटे के अंदर करना होता है। आपका जो पहला सेक्शन है, ठीक है, आपके इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस। आपका जो पहला क्वेश्चन 1 to 5 है उसके लिए एक सिनेरियो गिवन है यहाँ पर। इसे जो सिनेरियो आपने ये पढ़ना है, और फिर सिनेरियो के से रिलेटेड आपके पास 5 डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। दिस इज क्वेश्चन 1, देन ये क्वेश्चन 2, ठीक है।
देन क्वेश्चन 3, देन क्वेश्चन 4 एंड 5। फिर आपके पास एक सेकंड सिनेरियो है। अब उस सेकंड सिनेरियो से रिलेटेड आपके पास फिर क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। कितने, 5। ये 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। देन 8। अब ये जो क्वेश्चन है आप रट्टा की बेस पे नहीं कर सकते, ये आपकी होंगे अंडरस्टैंडिंग की बेस पर। तो जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि इस क्लास के अंदर मैं आपके सामने कोई बुक ओपन नहीं करूंगा, ठीक है। मैं डेली क्लास के अंदर एक टॉपिक को पकड़ूंगा, उस टॉपिक को हर लिहाज से कवर करके आपको बताऊंगा कि हाँ जी, अब आप जो भी आप बुक यूज कर रहे हैं। लेट मी एड सम पीपल, दे आर वेटिंग इन वेटिंग रूम, सॉरी। तो मैं आपको फिर लेक्चर के एंड पे बताऊंगा कि जी हाँ, आप जो है इस चैप्टर के, सॉरी, आपकी इस बुक के इस चैप्टर की चीजें पढ़ सकते हैं। हमने ये सारी चीजें डिटेल में कवर कर ली। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो वी विल एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, आपकी जो क्या कहते हैं कि एप्लीकेबिलिटी, जो सॉरी एप्लीकेशन है, आपको वो नॉलेज आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं, ताकि आप जो क्वेश्चन आपके हैं सिनेरियो बेस्ड, आप उसको एड्रेस कर सकें। दिस इज देन क्वेश्चन नंबर, ये 10 तक है। फिर आपको एक नया केस स्टडी आपके पास जहां पर आ जाएगा, ठीक है, इस सेपरेट न्यू केस स्टडी। ये 11 to 15 के लिए है। यहाँ पर आपका जो सेक्शन ए है वो खत्म हो जाता है 30 मार्क्स का, एज जस्ट डिस्कस्ड। फिर आपके पास सेक्शन बी स्टार्ट होता है। इसमें 3 क्वेश्चन है और इसमें डिटेल्ड केस स्टडी होता है, सिनेरियो होता है, ठीक है। आपको एक कंपनी के बारे में बताते हैं कि ये है वो है, आपको आपका भी रोल देते हैं कि आप क्योंकि एग्जाम में बैठे हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपका ये रोल है, तो आपने बताएं कैसे करेंगे, ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर जो आपके पास है ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर रिक्वायरमेंट्स के अपने मार्क्स होते हैं। तो हम साथ साथ जब एक चैप्टर कवर होगा, उस चैप्टर के रिलेटेड किसी पेपर के किसी केस स्टडी के जो छोटे छोटे पार्ट भी होंगे, हम वो साथ साथ डिस्कस करेंगे, हम वो साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो, आपको कॉन्फिडेंस आप गेन करें कि जी हाँ, मेरा जहां तक ये मसला था, ठीक है, ओके, अब हमने ये चीज पढ़ी थी, पहले एक्सप्लेन किया सर ने, और हमने ये समझी है। अब इस एक्सप्लेनेशन को, इस नॉलेज को हमने पेपर में अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ा मसला ये है। क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स को क्लास में जो चीजें डिस्कस हो रही होती है समझ आ जाती हैं, बट जब वो पेपर में बैठते हैं, जब वो खुद प्रैक्टिस करने बैठते हैं घर में, ठीक है, तो उनको समझ नहीं आती कि यार क्वेश्चन भी मैंने पढ़ लिया है, सिनेरियो भी मैंने पढ़ लिया है, अब इस समझ ही आ गया है कि मतलब इसका क्या आंसर है। अब आंसर को लिखना कैसे है, वो भी एक हुनर है, हम वो भी आपके साथ में डिस्कस करूँ, सॉल्व करूंगा। वी विल बी गेट सिनेरियोज फॉर प्रैक्टिस आफ्टर एवरी टॉपिक, नॉट आवर एवरी टॉपिक, ठीक है। क्योंकि आज मैं चीजें डिस्कस करूंगा, मे बी वो पेपर में ना आए, ठीक है, बट वो आपकी बेस डेवलप करेंगे ऑडिट सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जब एक चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट होगा, या ऐसा हम कोई एरिया कवर कर लेंगे जिसमें से पास्ट पेपर्स आए हुए हैं, तो फिर हाँ, उसमें हम नेक्स्ट क्लास में या सेम क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में कर रहे होंगे। और मैं फिर आपको साथ में बताऊंगा कि लेट्स सपोज अगर आप बीपीपी की बुक यूज कर रहे हैं, वहां पर डिपेंड करता है, या आप कैप्लन की बुक यूज कर रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस किट में से जाकर आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। जो आपको मसला आएगा, हम फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज ए टू वे, इट्स नॉट जस्ट वन वे, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, ठीक है। तो आप लोगों की मुझसे ज्यादा इनपुट चाहिए। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्लास लूंगा, आपको एक टॉपिक के रिलेटेड सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। बट अब उस चीज को प्रॉपरली जाके रिवाइज करना, ठीक है, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, क्योंकि पेपर आपने देना है, तो आपकी ज्यादा इनपुट रिक्वायर्ड होगी। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो, ग्रुप में आप ऐड है, मैं भी ग्रुप में हूँ, आप वहां पर क्वेश्चन पूछें। हम अगर आपकी जो है वहां पर चीजें क्लियर नहीं हो रही क्लास में, ठीक है, तो आपको अलाउ होगा, आप क्लास में आपको मतलब माइक ऑन कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक मतलब पाबंदी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन है, आप माइक का वैसे समझ नहीं आ रहा, आप नहीं समझा पा रहे, आप माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं सबको एड्रेस कर दूंगा। क्लियर। तो मतलब ये आपका है एग्जाम का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर 16 था 30 मार्क्स का, आपका क्वेश्चन 17 है 20 मार्क्स का, सेम सिनेरियो है, केस स्टडी है, एंड आपके पास फिर क्या है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको डिफरेंट एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट उस चीज को क्वेश्चन क्रेडिट डाटा में से डिस्कस करना है। अंडरस्टूड। एनी क्वेश्चन सो फार, या कोई कंफ्यूजन आपके पास आपके माइंड में हो, या आपने कहीं पहले पढ़ा हो, क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ऑडिट ऑडिट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है,
तो अगर उन स्टूडेंट्स के माइंड में कोई क्वेश्चन हो जो फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, तो वो तो वेल एंड गुड है ना, वो तो मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होता है उनको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है जब वो दोबारा किसी और टीचर से पढ़े होते हैं या और किसी और टीचर किसी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है अभी तक के डिस्कशन के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, चैट बॉक्स। ऑलराइट, सो ये आपका पेपर का स्ट्रक्चर है। तो हमने अपने आप को इस पेपर को अटेम्प्ट करने के काबिल बनाना है, जो कि ग्रेजुअली हम इस काबिल बनेंगे। वन गो में नहीं बन सकते, वन वीक में नहीं बन सकते, टू वीक्स में नहीं बन सकते, ठीक है। मेरी तरफ से एक रेगुलर इनपुट होगी, क्लासेस होंगी, डिस्कशन होंगी, आपके इश्यूज को एड्रेस करूंगा। और आपकी तरफ से भी प्रॉपरली रेगुलरली एक इनपुट चाहिए होगी, प्रिपरेशन की, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देन बाय द एंड ऑफ दिस सेशन जो है आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पेपर्स को, पास्ट पेपर्स को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम जो सिलेबस, क्योंकि अभी डिस्कस करने का फायदा नहीं है, सारा हमने पढ़ना है, ठीक है। मेन जो एक कंसर्निंग चीज होती है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, कि पेपर मेरा किस तरह का आएगा, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हमने डिस्कस कर ली है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं कि जी ऑडिट एंड एश्योरेंस बेसिकली क्या है। सॉरी, जस्ट गिव मी सेकंड। तो हैंड राइटिंग पे नहीं जाना आपने, ठीक है, तो वो गुजारा करना है। जस्ट सेकंड। अच्छा जी, ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो अगर एक सिंपल वर्ड में, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट है, उसका जो नाम जस्ट टू वर्ड्स में उन्होंने डिफाइन ही किया हुआ है, ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो अगर मैं जस्ट ऑडिट को डिफाइन करूं, तो ऑडिट का जो जनरल मीनिंग है वो किसी चीज को एग्जामिन करना, ठीक है। क्योंकि अब हम एक अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन, अकाउंटिंग प्रोफेशन के एक सब्जेक्ट के अंदर टर्म ऑडिट जब हम पढ़ेंगे, उसका मतलब ये होगा कि एग्जामिनेशन ऑफ, और लाइक ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये होल सब्जेक्ट अब ये मतलब एग्जिस्टेंस में क्यों आया, लाइक इसकी जरूरत क्या पड़ी है। कल मैंने क्वेश्चन पढ़ा पूछा था आपसे कि क्या आप में से आपके पास अकाउंटिंग नॉलेज है ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का या नहीं है, ठीक है। तो कुछ फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोगों में से कुछ लोग एग्जाम्शन बेस पर आए हैं या डायरेक्ट उन्होंने एसीसी स्टार्ट किया था फ्रॉम जीरो। रीजन वाज कि जो लोग एसीसी स्टार्ट करके आते हैं वो स्टार्ट में बिजनेस टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, F4 है, उसमें F2 है आपकी बिजनेस टेक्नोलॉजी। उन सब्जेक्ट्स के अंदर वो एक चीज डिस्कस करते हैं, उस चीज का नाम है आपको मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करते हैं। कंपनी, उस टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन सी होती हैं आपकी, कंपनी हो गई, पार्टनरशिप हो गई, एंड सोल ट्रेडरशिप हो गई, ठीक है। अब जो आपकी सोल ट्रेडरशिप है, उसमें आपका जो ऑनर है वही बिजनेस को क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। जो आपकी पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस है, उसमें क्या होता है कि आपके पार्टनर्स ही क्या कर रहे होते हैं, आपके बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं, वो इसको रन कर रहे होते हैं, सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। बट अगर आपको याद हो, अगर आप एसीसीए के हैं, अगर आप मतलब एग्जाम्शन की बेस पर आए हैं या आपने एसीसी स्टार्ट किया हुआ है, तो आपने अपनी बैचलर्स के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर ये लाजमी पढ़ा होगा कि आपकी जो कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी, इसके जो ऑनर्स होते हैं वो होते हैं, इसको कहते हैं हम शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, मतलब इस कंपनी कंपनी के ऑनर्स होते हैं। बट आपने ये भी पढ़ा होगा कि कंपनी जो आपकी रन एंड मैनेज बाई, जो आपकी कंपनी है दैट इज रन एंड मैनेज्ड बाई डायरेक्टर्स। अब कंपनी के केस में जो आपके ऑनर्स हैं वो डिफरेंट हैं, एंड जो पर्संस आपकी कंपनी को रन कर रहे हैं, उनको उसको मैनेज कर रहे हैं, सारे डे टू डे एक्टिविटीज में जो डिसीजंस ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं, वो आपके डायरेक्टर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर दो सेपरेट पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं, ठीक है। अब आपने एक, जब जाहिर सी बात है,
शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि जी आप हमारे बिहाफ पर हमारी कंपनी को मैनेज करें, हमारे बिजनेस को रन करें, और इसके अगेंस्ट वो डायरेक्टर्स को एक रेम्यूनरेशन देते हैं। उसको हम फीस भी कह सकते हैं, उसको हम सैलरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब एट द एंड ऑफ द पीरियड, लाइक हर साल के एंड पे या हर क्वार्टर के एंड पे, हर मंथ के एंड पे, अब शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को क्या बोलेंगे, जी मुझे पूरे इस मंथ की परफॉर्मेंस के ऊपर रिपोर्ट्स बना कर दें। हमारी अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपकी चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम ऑडिट में बात कर रहे होंगे तो हम ऑडिट में बात कर रहे होंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, मतलब हर साल 12 मंथ की पीरियड की डायरेक्टर्स ने क्या करना होता है, डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाकर शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करनी होती है कि जी हाँ जी ये हमारी पूरे साल की परफॉर्मेंस है, पूरे साल में हमने ये रेवेन्यू जनरेट किया है, हमने ये एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, ये हमारा नेट लॉस या प्रॉफिट है, एंड दिस इज आवर बैलेंस शीट पोजीशन, हमारे पास ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, और ये नेट इक्विटी पोजीशन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एक काम के लिए अपॉइंट करते हैं कि जी आप, मैं तैफूर, आपने इस चीज का ख्याल रखना है, आपने सारे डिसीजंस लेने हैं, और मैं अपनी ही परफॉर्मेंस की खुद ही रिपोर्ट बनाकर आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अब काम भी सारा साल मैंने किए हैं, सारे डिसीजंस भी मैंने ही दिए हैं, ठीक है, और मैं खुद ही अपनी परफॉर्मेंस पे एक की रिपोर्ट्स बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो क्या मैं अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स जो है कभी गलत दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मेरी भी जॉब का मसला है, डायरेक्टर्स को क्या हो रही है, सैलरी मिल रही है। तो आप कभी भी मेरी रिपोर्ट्स पर आंखें बंद करके रिलाई नहीं करेंगे। आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, यार मे बी इसने अपनी जॉब को, अपनी पोजीशन को सिक्योर रखने के लिए, या अपने जो इंसेंटिव्स थे, बोनसेस वगैरह, जो परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस वगैरह थे, ठीक है, उनको सिक्योर रखने के लिए, मतलब वो हासिल करने के लिए इसने प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट किया हो, एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करके, रेवेन्यू को ओवरस्टेट करके। मेकिंग सेंस? आपने जब अकाउंटिंग पढ़ी थी, जो जिस लेवल पे आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी, आपने अकाउंटिंग के अंदर कुछ अजम्पशंस पढ़ी थी, ठीक है, आपने क्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी, ये कॉन्सेप्ट था। आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, एक्सपेंस अंडरस्टेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपने एक्रूअल एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी, क्या जिस पीरियड का, सॉरी, आपने पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो जिस पीरियड का आपका रेवेन्यू है या आपका एक्सपेंस है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें मे भी हो सकता है कि इनमें से किसी प्रिंसिपल की वायलेशन की हो उसने, नेक्स्ट पीरियड का रेवेन्यू मैंने इस पीरियड में रिकॉर्ड कर दिया अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाने के लिए, ठीक है, इस पीरियड का एक्सपेंस मैंने नेक्स्ट पीरियड के लिए डेफर कर दिया हो ताकि मेरा एक्सपेंस अंडरस्टेट हो, मेरा प्रॉफिट ज्यादा शो हो। मेकिंग सेंस? तो इस केस में, ऐसी सिचुएशन में शेयर होल्डर्स के माइंड में डाउट रहता है। आप एक जनरल लाइफ से एग्जांपल ले लें, आप फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग परचेज करने जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो बंदा ऑनर है कहता है कि जी ये मैं आपको 50 लाख रुपए की दूंगा, लाइक लेट्स सपोज 50 मिलियन, 5 मिलियन की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को हायर करोगे, ठीक है, जो उस काम में माहिर होगा, मतलब जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग की वैल्यूएशन में माहिर होगा। आप उसको लेकर जाओगे साथ में, वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो अपनी फील्ड का मास्टर एक्सपर्ट है। आप उसको उस बिल्डिंग के पास लेकर जाओगे, उसको बोलोगे यार मतलब ये मैं बिल्डिंग परचेज करना चाहता हूँ, और जो ऑनर है उससे मैंने ये चीज डिस्कस की है, वो ये प्राइस कोट कर रहा है, काइंडली आप इस बिल्डिंग का रिव्यू करें, ठीक है, क्या इसमें कोई मसले मसाइल हैं कि नहीं है, अगर मसले मसाइल हैं तो कौन से मसले मसाइल हैं, मुझे एक रिपोर्ट बनाकर शेयर करें। मेकिंग सेंस? क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट है। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर क्या है, वो बिल्डिंग, वो एक इंजीनियर भी हो सकता है, वो एक लाइक कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, जो भी एक्सपर्ट है वो क्या करेगा, अपने इंस्पेक्शन के बाद वो एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट वर्क करेगा, मतलब अपनी, क्यों से मुझे रिपोर्ट बनाकर देनी है, वो मुझे मुझे रिपोर्ट में क्या लिखेगा, जी मिस्टर देफूर, ओके, आपकी जो मुझे, आपने मुझे इस काम के लिए हायर किया था, इस काम में मैंने इस बिल्डिंग का ये रिव्यू किया है, मैंने ये चीजें चेक की हैं, ठीक है, और मेरी मेरी जो वैल्यूएशन, मेरी रिव्यू एंड जो मतलब मैंने चीजें इकट्ठी की हैं,
उसकी बेस पर मैं ये रिकमेंड करता हूं कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 मिलियन या 4 मिलियन। ठीक है। अब ये एक थर्ड पर्सन था, इंडिपेंडेंट पर्सन। द सेम वे इन हमारी फाइनेंस कंपनी के केस में, अब शेयर होल्डर्स के माइंड में एक डाउट है कि जी डायरेक्टर जो मेरे बैठे हुए मे बी उन्होंने कुछ घपले किए हों, चीजें ऊपर नीचे की हों, ठीक है, जिसको हम अकाउंटिंग या ऑडिट की लैंग्वेज में कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स किया हो, कंपनी के एसेट्स पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किए हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉड्स किए हो, रेवेन्यूज ओवरस्टेट कर दिए हो, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट कर दिए हो। तो वो आंखें बंद करके जो डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफएस, वो उस पर आंखें बंद करके एतबार नहीं कर सकते। क्योंकि शेयर होल्डर्स ने, अगर आप अपनी अकाउंटिंग नॉलेज पे वापस जाएं, आपने पढ़ा था यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते क्यों हैं, पर्पस क्या है, ताकि यूजर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। अब यहाँ पर जो मेजर आपका यूजर कौन होता है, आपका मेजर यूजर होता है आपका शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। अब ऑनर्स ने क्या करने हैं, डिसीजंस लेने हैं कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है, बिजनेस को मतलब गोइंग कंसर्न रखना है, या बिजनेस को हमने स्टॉप क्लोज करना है, मतलब ब्ला ब्ला, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब शेयर होल्डर्स के उस डिसीजन का इफेक्टिव होने के लिए, मतलब वो इफेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए मस्ट है कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो अकाउंटिंग वाली ट्रूथ एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, कंपेरेटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हो, वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग की, बेसिक अकाउंटिंग के अंदर, कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रूथ एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन देती हो, कंपेरेटिबिलिटी हो, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो, मटेरियलिटी के अंदर जो भी चीज फॉल कर रही है, ठीक है, तो मेरी वो प्रॉपर्टी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर अप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब मैंने वो अप्लाई की हो, बनाई हो, वो सारी चीजें वो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होनी चाहिए। यही मुझे मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, मेरा IAS 16 कहता है कि जी पीपीई कैसे होना चाहिए, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जा रही हैं, अब उनके माइंड में एक डाउट है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, वो जस्ट लाइक मैंने मार्केट से एक जो इंजीनियर को हायर किया था, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को हायर किया था, सेम वे शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, मार्केट से एक थर्ड पार्टी एक्सपर्ट, इंडिपेंडेंट पर्सन को हायर करते हैं। उसको कहते हैं कि जी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स ने बनाई हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप चेक करो, इनको आप ऑडिट करो, ऑडिट मीन एग्जामिन करो, एंड आप अपनी फाइंडिंग्स, ठीक है, आपने जो भी इसको जब आप, सॉरी, जब आप इनका ऑडिट करोगे तो आपने ऑडिट करते हुए हर लिहाज से चेक करना है। और जब फॉर एग्जांपल मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा, ठीक है। अब अगर मैं एक थर्ड, मैं ऑडिटर हूँ, मुझे एक शेयर होल्डर्स ने हायर किया कि तैफूर साहब आपने मेरी ये जो कंपनी है, ये डायरेक्टर्स ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, आप इनका ऑडिट करें, इनको एग्जामिन करें कि क्या ये ठीक बनी है कि नहीं बनी। अब यहाँ पर ठीक बनी है कि नहीं बनी का क्या मतलब है, अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाता हूँ, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब बीइंग एन ऑडिटर मैंने क्या चेक करना है, मैंने ये चेक करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो डायरेक्टर्स ने बनाई हैं, क्या वो मेरी IFRS की कंप्लायंस कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या मैं सारे स्टैंडर्ड्स, अगर मेरे बैलेंस शीट के ऊपर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है, तो क्या उसके ऊपर मैंने IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाली सारी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली अप्लाई की हैं कि नहीं की, ठीक है। अब क्या अगर मेरा कोई इंपेयरमेंट उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो क्या मैंने IAS 36 वाली इंपेयरमेंट मेरी कंपनी के ऊपर अप्लाई की है कि नहीं की, मैंने वो चेक करना है, ठीक है। तो शेयर होल्डर क्या करता है, मार्केट से एक इंडिपेंडेंट पर्सन हायर करता है। जो इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होता है, जो IFRS में एक्सपर्ट होता है, क्योंकि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है। अगर मैं एक ऐसे बंदे को हायर कर लूं जिसको IFRS का पता ही नहीं है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक ही नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है
एक अच्छा ऑडिटर होने के लिए जरूरी है कि आपको पहले एक अच्छा अकाउंटेंट होना चाहिए। जब हम अकाउंटेंट की बात करते हैं, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी ही नहीं आती, मतलब जिसको जिसको आईएफआरएस ही नहीं आते, तो जाहिर सी बात है वो उसको चेक ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मतलब हमारी क्या चीज हमने अभी अंडरस्टैंड की कि जो पर्पस है इस ऑडिट का, मतलब ऑडिट की एग्जिस्टेंस में क्यों आया, इसकी एक नीड क्यों हमें फील हुई, क्योंकि एक यहाँ पर कंपनी के केस में एक टू पार्टी रिलेशनशिप है। शेयर होल्डर आपके प्रिंसिपल है, डायरेक्टर्स एजेंट्स हैं, जो कि शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है एक ट्रस्ट का इशू डेवलप होता है, आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो बीच में आ जाते हैं। अब डायरेक्टर्स के पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि मुझे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं हाई परफॉर्मेंस शो करके, मेरी जॉब सिक्योर रहे, मुझे सैलरीज मिलती रहे, मुझे बोनसेस मिलते रहे। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या है, हाई प्रॉफिट्स, बट प्रॉपरली जो मेरी बिजनेस है वो एग्जैक्टली जाना चाहिए। सो वी क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यस, गुड, गुड पॉइंट, दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड हम पढ़ेंगे जब हम आगे जाएंगे तो। ठीक है, this is how, what is the, this is the purpose, like why audit came into existence। तो अब यहाँ पर जो है हमने इस पूरे और चैप्टर सब्जेक्ट के अंदर हमने ये तरीका, क्योंकि जब हम अकाउंट आईएफआरएस की बात करते हैं, ठीक है, तो जब एफआर की बात करते हैं हम वहां पर देखते हैं फ्रॉम एज ए परस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंटेंट कि जी हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, आईएफआरएस 16 क्या कहता है, आईएफआरएस 17 क्या कहता है, आईएफआरएस 15 क्या कहता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, मैंने रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर आपने जो थर्ड पार्टी आकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगी कि क्या वो ठीक बनी है कि नहीं बनी, हमने उस हिसाब से चेक करना है, डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो ऑडिटर होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, ही मस्ट बी ए गुड अकाउंटेंट। ठीक है, तो इसीलिए हर कंट्री के अंदर जो उनका कंपनी लॉ होता है, जो उनका कॉर्पोरेट लॉ होता है, उसमें एक क्राइटेरिया गिवन होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टार्ट एआई कंपेनियन, आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस, ओके, तो इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, यानी फिर बीच में हमारा जो सेशन वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसको मैं इसमें चेक करूंगा कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मे बी नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको मैं भी इनकॉर्पोरेट कर लूँ। थैंक्स फॉर यू सजेशन। हाँ, ओके, तो इसीलिए आपका जो हर कंट्री है उसके कॉर्पोरेट लॉज, जो बिजनेस लॉज होते हैं, उनमें उन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है कि अगर एक पर्सन ये वाला क्राइटेरिया मीट करेगा तो उस ही को वो क्या कर सकते हैं, ऑडिटर अपॉइंट किए जा सकते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम सो फॉर? एनी क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन? ऑल गुड? ओके, सो yeah, just give me a second. ओके, सो इस तरह से हमने टू नो एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल, प्रॉब्लम्स आर कमिंग सून। या नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेंशन ना लें, एवरीथिंग विल बी इजी, आपको थोड़ा सा आसानी के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो अच्छा जी, अब ऑडिट हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि जी ऑडिट इज बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एश्योरेंस क्या है? ठीक है, अब ऑडिटर ने, आपने ऑडिटर को अपॉइंट तो कर लिया, अब ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा, डायरेक्टर्स के पास जाएगा, उनको बोलेगा जी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे देंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस चीज से बनती हैं, ट्रायल बैलेंस से बनती हैं, वो बोलेगा जी मुझे ट्रायल बैलेंस दे दें, वो उनको ट्रायल बैलेंस शेयर कर देंगे। ठीक है, अब वो बोलेगा जी ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ मेरे पास क्लब फिगर आ रही है, जीआर की क्लोजिंग फिगर आ रही है टीबी के अंदर, तो अब टीबी कहाँ से बनता है, जनरल लेजर से बनता होता है, वो उनसे जनरल लेजर मांग लेगा। हर वो चीज जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए यूज की होगी, ठीक है, वो सारी चीजें
कंपनी ने उस ऑडिटर को, जो थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पर्सन हायर किया गया है, उसको एक्सेस देगी उस सारे डाटा के ऊपर, सारी इनवाइसेस के ऊपर, सारी पेमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैं तभी एक चीज को चेक कर सकता हूं जब मेरे पास उसकी सोर्स इंफॉर्मेशन हो। अगर मेरे पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू की फिगर आ रही है, अब रेवेन्यू मेरे पास जो आ रहा है ये ट्रायल बैलेंस से आ रहा है, ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में रेवेन्यू की एक लमसम फिगर आ रही है 100 मिलियन, बट रेवेन्यू के जीएल के अंदर हो सकता है डेली बेसिस पर 100 ऑफ ट्रांजेक्शन हो। अब जो जो मैं 100 ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? सेल इनवाइस। ठीक है, अब सेल इनवाइस क्या है? मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट है, मैंने खुद इशू किया होता है, खुद मैंने जनरेट की होती है, इनवाइस इशू की होती है, मेरे पास ये एविडेंस नहीं है। हो सकता है कंपनी ने, डायरेक्टर्स ने फेक सेल्स रिकॉर्ड कर दी हो। आपने काफी दफा न्यूज में, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे चीजें न्यूज देखी होंगी अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, कि मतलब इस तरह से बिजनेसेस ने फेक इनवाइसेस इशू की हुई थी, एक्चुअली में सेल्स हुई नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सेल इनवाइस मैं खुद इंटरनल इशू करता होता हूँ। तो अब मेरे पास एज एन ऑडिटर, क्या मैं कैसे एविडेंस इकट्ठा करूंगा, मैं कैसे क्रॉस वेरीफाई करूंगा, कंफर्म करूंगा कि हाँ जी क्या एक्चुअली में ये सेल हुई है कि नहीं हुई? मैं कॉन्ट्रैक्ट देखूंगा। ठीक है, जब मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी को सेल कर रहा हूं, तो वो मुझे एक परचेज ऑर्डर देगा, उसका जो परचेज ऑर्डर होगा मेरे कस्टमर का मेरे पास आया होगा, दैट विल बी ए सफिशिएंट एविडेंस कि हाँ जी एक थर्ड पार्टी जिसको मैंने इनवाइस इशू की है, उसने मुझे परचेज ऑर्डर भी दिया था कि वो मुझे परचेज करना चाहता है, लाइक दिस वे। ठीक है, ये पूरी एक चेन है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये ऑडिट है क्या। ठीक है, ये सारी चीजें ईच एंड एवरी स्टेप के बारे में पूरा पूरा चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो आपको मैं कह रहा हूँ कि जी ये सेल इनवाइस एंड ऑल दैट स्टफ, हमारे पूरा एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का एरिया है, उसमें हमारे 5 से 6 चैप्टर्स कवर्ड हैं। ठीक है, कि जी मैंने फिक्स एसेट्स को कैसे वेरीफाई करना है, मैंने उसको कैसे रेवेन्यू कैसे वेरीफाई करना है, मैंने लीज लाइबिलिटी कैसे वेरीफाई करनी है, एवरीथिंग। मेरे पास जो अकाउंट रिसीवेबल्स आ रहे होते हैं, अकाउंट्स पेएबल आ रहे होते हैं, मैंने वो कैसे वेरीफाई करने हैं, क्या मुझे एक्चुअली में वो रिसीव होने हैं कि नहीं होने। तो ये हमने पूरे सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज सारी चीजें डिस्कस करनी है। अभी जो मैं आपको डिस्कशन दे रहा हूँ, अभी आपको मैंने सेशन के स्टार्ट में कहा था कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि हमने इस सब्जेक्ट में बेसिकली पढ़ना है क्या है, मकसद क्या है इसको पढ़ने का। 300 पेजेस की एक बुक है, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, हासिल क्या होना है? हासिल ये होना है कि जी जो बंदे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, अगर आप उनका फ्रॉड ढूंढना है कि क्या वो ठीक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, या फेक चीजें डाल रहे हैं, या मतलब मिस स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, या एसेट्स को फ्रॉड कर रहे हैं, वो चीजें पकड़नी कैसी हैं, हमने वो पकड़ना सीखना है। ठीक है, वैसे भी हम गलतियां पकड़ने में माहिर हैं, मैं भी और आप भी, एवरीवन। ठीक है ना, हमें हमेशा दूसरों की गलतियां नजर आती हैं, अपनी नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऑडिट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेकर चलो तो। ठीक है ना, इसमें आप इंटरेस्ट डेवलप अपना करो तो। अगर आप इसको एज ए बर्डन लेकर चलो जी, बहुत सारी थ्योरी है, मतलब आप इसको लेकर चलोगे जी बहुत सारी थ्योरी है, ठीक है, 300 पेजेस हैं, रट्टा लगाना पड़ेगा, भाई रट्टा नहीं लगाना। ट्रस्ट मी, आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग की बेस पे भी ऑडिट को पास कर सकते हो। अगर आपको इस सब्जेक्ट की जो है अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो बैक एंड लॉजिक रीजन, नीड क्या थी इस सब्जेक्ट की, मैं क्यों कर रहा हूँ, आप पास कर सकते हो। बट इस पे चलना नहीं है, मेहनत करनी है, बुक भी पढ़नी है, प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, हमने बिल्कुल सेफ साइड पे रहना है, जैसे आई एम टेलिंग यू, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो हम इसको डिटेल में सारा डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारा पूरा एक फ्लो है, ये चलता कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर कंपनी, ठीक है, सॉरी, हर कंट्री के कॉरपोरेट लॉ के अंदर, बिजनेस लॉ के अंदर एक लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। हाउ मच इंग्लिश रिक्वायर्ड सर? या मतलब इतनी लिख लो कि अगले वाले को पढ़ के समझ आ जाए। ठीक है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर ओके, ठीक, मसला कोई नहीं है उसके अंदर, अगले वाले को ना समझ आ जाए कि मतलब लिख कहना क्या चाह रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि यू आर नॉट अटेम्प्टिंग इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज एग्जाम, आपने ऑडिट का एग्जाम देना है। ठीक है, और आपकी जो आप जो बात लिख रहे हैं उसके अंदर, सामने वाले आपको खुद को भी पढ़ के समझ आनी चाहिए,
और सामने वाले को भी पढ़ के समझ आनी चाहिए, दैट्स इट। मतलब हमने भी उसी इंग्लिश से पास किए हैं, जो मतलब जो आपकी इंग्लिश है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी इस बात की वजह से। कीवर्ड्स आर मोस्ट, या कीवर्ड्स बेसिकली जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़े होते हैं ना, तो हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट थिंग्स, ठीक है। तो ये चीजें ऑडिट एविडेंस, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, मैं ओवर स्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट, मैंने वर्ड कुछ यूज किए हैं, ये सारे ऑडिट की टर्मिनोलॉजीज हैं। अब ऑडिट का क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट करते हुए आपने ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, ठीक है। आपने डिक्रीज इंक्रीज नहीं करना, आपने ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट करनी है, ठीक है, मतलब ये वर्ड यूज करने हैं। ये चीजें डेवलप होंगी ओवर द टाइम। अगर आप सारा कुछ एक ही दिन में सीखना चाहते हैं, या आप ये सोच के आए हैं कि जी हम ये फ्री वाला कोर्स है और एक ही लेक्चर में हम ऑडिट सीख के सारा पास कर देंगे, तो मतलब यार ये टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट बता रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें डेवलप होंगी ओवर द टाइम। हफ्ते बाद आपके अंदर काफी सारी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है, आपको चीजें बेहतर फील होना स्टार्ट होंगी। 2 हफ्तों के बाद जब आप ईद के बाद वापस आएंगे, आपके ज्यादा बेहतर होंगी, ठीक है। तो मतलब थिंग्स टेक्स टाइम। ग्रेजुअली आपके जो माइंड है ना, आपकी जो लाइक साइकोलॉजी होती है आपकी, आपका जो माइंड है वो चीजों को ग्रेजुअली अडॉप्ट करता है। जब जैसे आप नेक्स्ट एडवांस स्टेप पर जाएंगे सब्जेक्ट के, ईदी का ऑडिट कर लेंगे। ये भी अच्छा था, लेकिन भाई बहन भाइयों की ईदी का ना, अपनी का नहीं। अपनी में तो गलती नजर ही नहीं आती ना, दूसरों की गलती नजर आती होती है, ये वाला सीन है। अच्छा जी, अब अभी मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि आपका जो हर कंट्री है उसका एक कॉर्पोरेट लॉ होता है, कंपनी लॉ होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी रजिस्टर हो रही होती हैं, रेगुलेट हो रही होती हैं, रन हो रही होती हैं। उसी लॉ की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपके डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे होते हैं, आपकी मीटिंग्स हो रही होती हैं, मतलब बहुत डिटेल। जब आपने अगर बिजनेस लॉ कहीं पर पढ़ा है, आपने कंपनी लॉ पर पढ़ा है, तो आपने उसमें चीजें डिटेल में डिस्कस की होंगी। अब उसी लॉ के अंदर आपकी क्या होती है, ऑडिटर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन होता है, ठीक है। तो हम जो भी चीज डिस्कस करेंगे, हम ऑडिटर की पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जिसको जिसने अपॉइंट होना है, जिसने आकर ऑडिट करना है, हम उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक थोड़ा सा जो ओके, जस्ट मिनट। अब जो मैंने जो चीजें हैं, लाइक हम जो चीजें डिस्कस की हैं, उसको मैं एक डायग्राम फ्लो की शक्ल में ना, लाइक ऐड ड्रॉ ड्रा ड्रा करने जा रहा हूँ। सर, नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड द नेम, इफ यू कुड काइंडली शेयर देम नाउ एट द एंड ऑफ द क्लास, यू आर कंफर्टेबल विद। ओके, अच्छा देखें, नंबर ऑफ चैप्टर्स मैं आपको कंफर्म कर दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कैपलन की बुक आप यूज कर सकते हैं स्टडी टेक्स्ट, रीडिंग पर्पज के लिए, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ वही एरिया पढ़ना है जो हमने क्लास में डिस्कस किया हो। उसके अलावा अगर आप डिक्शनरी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, मे बी बुक में कम लिखा हुआ होगा। वाई नॉट एसीसी स्टडी हब? अच्छा, एसीसी स्टडी हब मैंने वो देखा है, ठीक है, इट्स गुड थिंग। वो तो बिल्कुल टू द पॉइंट है। जो चीजें एसीसी स्टडी हब में मैंने अवेलेबल हैं, तो कैपलन ने भी वही वही चीजें लिखनी है, क्योंकि कैपलन आपका जो है वो अप्रूव्ड एंड अथराइज्ड पब्लिशर है आपके एसीसी का, एंड बीपीपी भी आई बिलीव। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एसीसी का स्टडी आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है उसी कंटेंट में से आना है, कोर्स में से आना है। दैट्स फाइन, इट्स अप टू यू, मतलब इसमें कोई वो वाला सीन नहीं है, ठीक है। सर ये बुक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। मैंने ग्रुप कल ऑलरेडी शेयर कर दी थी, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। आपकी कैप्टन की बुक थी अलॉन्ग विद एग्जामिनेशन किट। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास बीपीपी कहीं कहीं से मिल जाए, फिर मैं वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप वहां से मतलब जो आप कंफर्टेबल हो आप दोनों में से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इट्स नॉट कोई वो नहीं है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप उसमें भी करें उसमें भी करें, ऑलमोस्ट सेम होंगे, पास पेपर्स होते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब हमने एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट लाइक हमें सीक्वेंस में ड्रॉ करना है। सबसे पहले जो पर्सन है, हम ये बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करेंगे, हम ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। कि जिस पर्सन ने हायर होना है, जिस पर्सन को कंपनी के शेयर होल्डर्स हायर करेंगे एज एन ऑडिटर, कि वो आए और हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके हमें रिपोर्ट दे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई। अब ठीक बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई, क्या मतलब है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली बनी है कि नहीं बनी।
हो सकता है कि कंपनी ने 1 बिलियन दिरहम का लॉस किया हो, डॉलर्स का लॉस किया हो, दैट इज फाइन। अगर मैंने सारी अकाउंटिंग आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली की है और मेरा 1 बिलियन का लॉस हो रहा है, तो ओके, लॉस तो ऐसी बात, बिजनेस में लॉसेस होते हैं। अब बीइंग एन ऑडिटर, मैंने, मेरी जॉब क्या है? मेरी जॉब ये है कि मैंने चेक करना है कि जो चीज भी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है वो आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली आ रही है कि नहीं आ रही। दैट्स द मेन थिंग। अच्छा जी, अब अगर मैं एक, लेट्स सपोज केपीएमजी का पार्टनर हूँ, ठीक है, तो केपीएमजी की बात कर लेते हैं, चलें पीडब्ल्यूसी की बात कर लेते हैं। मैं पीडब्ल्यूसी का पार्टनर हूँ। अब मेरे पास कंपनी एबीसी का जो डायरेक्टर्स हैं वो आते हैं कि जी इस तरह से हमारे शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर अपॉइंट करना है, और ये जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, अपॉइंट शेयर होल्डर्स करते हैं, बट रिकमेंड कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। डायरेक्टर्स 2-3 ऑडिटर से कोटेशन लेते हैं, ठीक है, या उनसे डिस्कस करते हैं कि जी हमने एक ऑडिटर अपॉइंट करना है, आप अपनी कॉन्सेंट शेयर करें कि क्या, कि हाँ जी आप विलिंग हैं हमारी कंपनी का ऑडिट करने के लिए। अब जो एबीसी कंपनी है उसका डायरेक्टर क्या करता है? ईवे के पास भी जाता है, केपीएमजी के पास भी जाता है, पीडब्ल्यूसी के पास भी जाता है, ठीक है, और तीनों फर्म से क्या करते हैं? उनकी कॉन्स्टेंट लेटर लेता है कि हाँ जी आप अपनी कॉन्स्टेंट शो कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होना चाहते हैं। क्लियर? तो जब वो मेरे पास आएंगे, एज ए पीडब्ल्यूसी के पार्टनर के पास आएंगे, तो तब मैंने क्या चीजें चेक करनी है? सबसे पहले मैंने चेक करना है कि क्या मैं लीगल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। अब ये लीगल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पीडब्ल्यूसी का मैं पार्टनर बना बैठा हूँ, ठीक है, तो इससे ज्यादा क्राइटेरिया क्या होगा एलिजिबिलिटी? अगर आपने एक चीज यूज सुनी हो, अंडरस्टैंड की हो, जब मैं वो आपने मे भी उस पर गौर किया हो, मैं बार बार टर्म यूज कर रहा था कि इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं पीडब्ल्यूसी का पार्टनर हूँ, हो सकता है मेरी मिसेज उस कंपनी में सीएफओ हो जिसका मैंने ऑडिटर अपॉइंट होना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस है, ऑब्जेक्टिविटी है, वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं, जो पूरे डिपार्टमेंट के हेड कौन होता है? सीएफओ होता है। मतलब ये कि मैंने अपनी मिसेज की बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाकर चेक करना और गलतियां निकालनी है। तो क्या मैं एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन जाकर उनका ऑडिट करके, मैं क्या वो एक इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल जो है, एज लाइक प्रॉपर इंटेग्रिटी के साथ रिपोर्ट दूंगा कि नहीं दूंगा? नहीं दूंगा, ठीक है ना। मतलब वैसी बात, आपके पर्सनल इसमें जो है थ्रेट्स बीच में आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कहते हैं इसको, ठीक है। हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब मेरा जो लीगल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, हर लॉ के अंदर मेंशन होती हैं चीजें, जनरेटर होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है। देखिए इंटरनल ऑडिटर हम जब इस पे जाएंगे ना, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप ना एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर में ना जाए, जस्ट ऑडिटर ऑडिटर पे रहे, क्योंकि अभी आप, आई थिंक आपने पहले ऑडिट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आपको तभी क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। तो जब हम इस पे जाएंगे तो देन वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल्स, ठीक है ना। मतलब अभी अभी इसको होल्ड रखें हम, इजी सीन। इसके हाउ डू ऑडिटर्स हैंडल कंपनीज दैट रिपोर्ट अंडर बोथ यूएस गैप एंड आईएफआरएस। अच्छा यार, ये जो क्वेश्चन है आपका ना, ट्रिपल ए लेवल का क्वेश्चन है, इसको मैं एड्रेस कर सकता हूँ। आपने भी आई बिलीव पहले ऑडिट पढ़ा हुआ है, सैयद नुशाद हुसैन, आई बिलीव आपने पहले ऑडिट पढ़ा हुआ है, क्योंकि एक फ्रेश पर्सन है, उसने ऑडिट का ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो हम जब थोड़े से मिच्योर होंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि कल जो मैंने एक पोल लिया था क्लास के अंदर, सॉरी ग्रुप के अंदर, काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मतलब हमने चीजें नहीं पढ़ी हुई, ऑडिट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने इसके बारे में जानना है तो क्लास के बाद आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इस पर एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना हमारी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, वहाँ पर गाइड करते हैं कि आपने इसके इसमें क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको वहां पे गाइड कर सकता हूँ, बट अभी क्लास में हम एक फ्लो के साथ चलेंगे, जीरो से एडवांस लेवल तक। अभी हम जीरो लेवल पे हैं, और ये जीरो लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रिपल ए के क्वेश्चन है, नॉट डबल ए के क्वेश्चन, ठीक है। फेल होकर आए हुए हैं कुछ बेचारे, इट्स फाइन, खैर है, सारे फेल होते हैं यार, इजी सीन है। सीए सी में सबसे बड़ा मजे की बात ही यही है कि बंदा फेल भी होता है और बंदे को दुख भी नहीं होता ना, थोड़ा सा बंदे फनी फील होता है। अच्छा जी, इसलिए बीइंग एन ऑडिटर पीडब्ल्यूसी का, मैं सबसे पहले उस कंपनी को देखूंगा, ठीक है, एंड अपनी फर्म को देखूंगा, खुद को देखूंगा, एंड मैं फिर उस कंट्री, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, अब मैं पाकिस्तान के कंपनी लॉ के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है, या यूके के कंपनी लॉ के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है,
ठीक है। मैं वो चेक करूंगा कि क्या मैं वो सारे पॉइंट्स मीट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। अब मेरा पहला टेस्ट पास हो गया, आई एम लीगली एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, सॉरी, एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी एबीसी। फर्स्ट टेस्ट इज पास्ड। व्हाट इज सेकंड टेस्ट? एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अब मेरे पास 5 मेन एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, क्लियर? वो हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल केस सिनेरियोज एंड स्टडीज हैं। ठीक है ना। अब हम एक पूरा चैप्टर है, वो हमें गाइड करता है, हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, एसीसी ने इशू किए हैं हमें। ठीक है। ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल बॉडी है, उसने स्टैंडर्ड्स पब्लिश किए हैं हमें कि ऑडिटर ने इन स्टैंडर्ड्स की भी कंप्लायंस करनी है। उसने ये सारे स्टैंडर्ड्स अपने ऊपर, अपनी फर्म पर अप्लाई करने हैं और चेक करना है। अप्लाई करने के बाद उसने देखना है कि क्या वो सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने के बाद भी वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, क्योंकि ऑडिटर का लिए इंडिपेंडेंट होना इज मस्ट। अगर आपके पास इंडिपेंडेंस आपकी कंप्रोमाइज हो रही है तो आप ऑडिटर रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। कोई पर्सन भी जाकर आपके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अगर आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो रही है तो। ठीक है। इसीलिए ये जो पूरे दोनों पहले क्राइटेरियाज हैं, ये आपकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कि बीइंग एन ऑडिटर आपने ये इंश्योर करना है। हमारा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है। अब सादे से आपको मैं बता देता हूँ बात कि मेरी जो फर्म है उसका जो टोटल मेरे जो क्लाइंट्स हैं एज ए पार्टनर, उनकी टोटल जो रेवेन्यू है वो 1 बिलियन है साल का। ठीक है। और मेरा जो ये वाला क्लाइंट है, ये मुझे 20 मिलियन दे रहा है। सो नॉट 20 मिलियन, तो कह दो कि भाई 200 मिलियन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका 1000 मिलियन का 1 बिलियन बनता है, ये मुझे 200 मिलियन दे रहा है। इट मीन्स मेरी टोटल सारे क्लाइंट्स की रेवेन्यू 1 बिलियन है और ये अकेला उस रेवेन्यू का 20% है। मीन्स ये सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा मेरा। मैं कभी भी चाहकर भी इस क्लाइंट को गलत नहीं बोलूंगा ये गलत फाइनेंशियल बनी है, क्योंकि कौन रिकमेंड करते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट? डायरेक्टर्स करते हैं। और मैं किसकी बनाई हुई फाइनेंशियल चेक कर रहा हूँ? डायरेक्टर्स की बनाई फाइनेंशियल चेक कर रहा हूँ। अगर मैं उनकी बनाई हुई चीजों में गलतियां निकालूंगा वो मुझे धमकी देंगे, भाई अगर हम तुमने रिपोर्ट गलत दी, अगर तुमने बोला कि जी फाइनेंशियल गलत है, तो अगले साल का ऑडिट भूल जाओ। तो मुझे 20 करोड़ प्यारा है, मुझे शेयर होल्डर्स की मसले मसाइल नहीं प्यारे। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो हावी हो रहा है यहाँ पर। क्लियर? इस तरह से मल्टीपल एथिकल स्टैंडर्ड्स की सिनेरियोज हैं जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमने वो सारे टेस्ट अप्लाई करने हैं, ऑडिटर ने अपने आप के ऊपर, फर्म के ऊपर अप्लाई करने हैं और चेक करना है कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। जी ये टेस्ट भी पास हो गया। फिर है, ये क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है प्री कंडीशंस। ये जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो अकाउंटेंट्स को गाइड करते हैं कि आपने अकाउंटिंग कैसे करनी है, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कैसे करना है। सेम वे में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर को गाइड करने के लिए हैं कि जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो तो तुमने इन सारी चीजों का ख्याल करना है। ठीक है। ये तो मैंने क्या कर दिया, अपना प्री चेक लगा दिया जी, प्री चेक लग गया मेरा लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स का। जब मैं प्री चेक लगा लूंगा, दोनों मेरे पास हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास? नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने ये चेक करना है कि जी यहाँ पे कुछ प्री कंडीशंस हैं, अगर आपकी वो एग्जिस्ट कर रही होंगी, ठीक है, तो फिर ही आप इस, क्योंकि दिस इज एंगेजमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा दो पार्टियों के दरमियान। मैं हायर हो रहा हूँ, ठीक है, मैंने सर्विसेज परफॉर्म करनी है और उस सर्विसेज के अगेंस्ट मैंने फीस लेनी है। दैट्स, बट जब भी दो पार्टी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आप काफी सारी चीजों के ऊपर पहले से एग्री करते हैं। ठीक है। तो ये प्री कंडीशंस हैं। अब ये प्री कंडीशंस कौन सी हैं? ये एग्रीमेंट में इंटर होने से पहले ऑडिटर ने ये मैनेजमेंट के साथ इंश्योर करना है। ठीक है। ऑडिटर ने ये हम ये पूरा डिस्कस करेंगे चैप्टर इसके ऊपर। ऑडिटर ने ये इंश्योर करना है कि जी ये जो कंपनी ने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज किया है, अभी एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था, अगर यूएस गैप से भी बन रही हो फाइनेंशियल और आईएफआरएस से भी बन रही हो, मतलब फिर क्या होगा? थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूं उसके साथ।
अब हर कंट्री में जो लॉ होता है, जो कॉर्पोरेट लॉ होता है, जो रेलेवेंट अथॉरिटी होती है, वो अपना अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अनाउंस करती है कि इस कंट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी वो इन अकाउंटिंग रेगुलेशंस, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाएंगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर यूके गैप्स हैं, ठीक है, उन्होंने आईएफआरएस थोड़ा मॉडिफाई किया है। पाकिस्तान के अंदर आईएफआरएस हैं। इंडिया के अंदर इंडिया इंटरनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने आईएफआरएस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है, खुद उन्होंने यूटिलाइज कर रहे हैं। अब यूएई के अंदर, दुबई अबू धाबी के अंदर इन्होंने आईएफआरएस अप्लाई किया है, ठीक है। इस तरह से मतलब हर कंट्री ने अपना एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अनाउंस किया है। अब जिस कंट्री के अंदर आप ऑडिट कर रहे हैं, जिस कंट्री के अंदर वो कंपनी रजिस्टर है, तो आपने ये मेक श्योर करना है, एग्रीमेंट साइन करने से पहले, ये प्री कंडीशन है, आपने ऑडिटर ने ये इंश्योर करना है कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो उसी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बनी हुई है जो उस कंट्री के अंदर एप्लीकेबल है। ये बहुत बड़ी प्री कंडीशन है। अगर आप पाकिस्तान में बनी हुई कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, और उसने अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है एससीसीपी को, और अपनी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है यूएस गैप फॉलो करके, आप रिपोर्ट ही नहीं दे सकते क्योंकि वो लीगल कंप्लायंस ही नहीं कर रही। मेकिंग सेंस? ये प्री कंडीशन है, हम चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। फिर क्या प्री कंडीशन है कि जी आपने मैनेजमेंट के साथ ये बैठ के एग्री करना है, उनको उनसे ये बात एडमिट करवानी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उनकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। ये मतलब इसका क्या मैटर होता है, क्या रीजन, इसका रीजन क्या है इस चीज का, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फिर तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जो पूरे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं डेवलप करना, कि मेरे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का होल प्रोसेस है वो इफेक्टिवली चलता रहे, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर्स की नहीं। ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना है। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? जो मैनेजमेंट बना कर देगी। क्लियर? ये प्री कंडीशन है। अगर प्री कंडीशन सारी मेरी मीट हो रही हैं तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों पार्टीज आपस में क्या करेंगी, इंगेजमेंट लेटर साइन करेंगी। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं? इंगेजमेंट लेटर। अब इस इंगेजमेंट लेटर के अंदर मतलब आपकी कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू बोथ पार्टीज। अब इस एंगेजमेंट लेटर के अंदर आपने क्या करना है, डिस्कस करना है डिटेल में, मतलब आपने इसमें अपने पॉइंट्स मेंशन करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करेंगे। ठीक है। इसमें कुछ एसेंशियल हैं, वो मस्ट हैं कि वो चीजें 5 या 6 एलिमेंट्स आपके हर एंगेजमेंट लेटर में के अंदर मेंशन होने चाहिए। ठीक है। और बाकी ऑप्शन के ऊपर है, जो चीज एप्लीकेबल हो रही है यू कैन इंक्लूड इट, अदरवाइज इट्स फाइन। Sir, can the auditor proceed with an audit if management refuses to provide certain documents? And second, do auditor have the right to change the preconditions after starting the audit? अच्छा जी, मुशाद साहब पहले ये बताएं कि आपने पहले ऑडिट पढ़ा हुआ है? कैन यू प्लीज कंफर्म? आई बिलीव आपने पहले ऑडिट पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। ठीक है। Hello, जी जी, हेलो, यस प्लीज। do you hear me, sir? या आई कैन हियर यू। So it's my first. इज योर It's my फर्स्ट first time, क्लास? sir. सॉरी, Yes, sir. It's my first. Yes, sir. It's my first class. आपने पहले ऑडिट पढ़ा हुआ है कहीं से? Not at all, sir. नाइस देन यार, बड़ी और गुड स्टूडेंट माशाल्लाह। ओके, मैं आपको आपके आंसर में क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ। ठीक है। Maxi. ओके। अच्छा, क्वेश्चन वाज के सर, कैन एन ऑडिटर प्रोसीड विद एन ऑडिट इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स? यार इसमें ना 3 पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं। तो बेसिकली ना हम ये इसमें आ जाते हैं लिमिटेशन ऑफ स्कोप। ठीक है। आपकी एक चैप्टर है, जब हम जाएंगे ना ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, कि जी अगर आपको एक मैनेजमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक्सेस नहीं दे रही, जिससे आप अपना एविडेंस लाइक अपना इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? पहले है कि ऑडिटर ने देखना कि क्या वो जी पहले जाएगा मैनेजमेंट के पास, उनकी मेहनत करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, जी मेहरबानी करें मुझे डाटा दे दें, ठीक है, मैंने रिपोर्ट देनी है, मुझे ना अपना जो है कुछ फॉर्मेलिटीज वो पूरी करनी है।
उसके लिए मुझे चीज चाहिए, अदरवाइज मैं रिपोर्ट इशू नहीं कर पाऊंगा। तो अगर वो नहीं मानते तो फिर ऑडिटर ने क्या देखना है कि क्या जी वो इसको कंटिन्यू करना मस्ट है, क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, किसी लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर अंडर वो इसको ऑडिट कंडक्ट कर रहा है, क्या वो विड्रॉ कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो विड्रॉ नहीं कर सकता तो फिर क्या है कि मतलब रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है। क्योंकि जब जब भी अगर आपको ना देखें, मैनेजमेंट आपको अगर डाटा के ऊपर एक्सेस नहीं दे रही ना, तो आपके माइंड में डाउट्स बढ़ जाते हैं कि जी इंटेग्रिटी जो मैनेजमेंट की है वो फर्दर डाउट्स में चली जाती है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि वो आपको डाटा के ऊपर एक्सेस नहीं दे रहे। अगर उसमें गड़बड़ है तो और भी गड़बड़ें हो सकती हैं उसके अंदर। ठीक है ना, तो उस केस में अंदर जो आपका है इंटेग्रिटी जो है मैनेजमेंट की डाउट में चली जाती है। तो वहां पर फिर ऑडिटर के पास जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो तीन चार ऑप्शंस देते हैं। जब हम उसमें जाएंगे ना, आपको जो रेलेवेंट चैप्टर है वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, डू द ऑडिटर हैव द राइट टू चेंज द विड्रॉल, क्यों नहीं कर सकता ऑडिटर अगर एक्सेस नहीं है तो। अच्छा, विड्रॉल कर सकता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर कोई लीगल मस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी गवर्नमेंट इदारे ने बोला है कि जी ऑडिट करना ही करना है, तो तब आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मैनेजमेंट से निगोशिएट करेंगे। देखें ना, जब भी आप कॉर्पोरेट जब आप कॉर्पोरेट फील्ड में बैठते हैं ना, तो आप जज्बाती नहीं होते। पहले आप बात को बातों से रिजॉल्व करना, इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता, देन यू गो फॉर अदर ऑप्शंस। हाँ जी, विड्रॉ करना है। अगर विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर क्या करना है। अगर विड्रॉ करेंगे तो फिर मुझे एथिकल स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि मैंने रेलेवेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, अगर आपको एक फर्म विड्रॉ करती है फ्रॉम ऑडिट किसी भी वजह से, मतलब उसमें कोई इशू आ रहा था, लिमिटेशन ऑफ स्कोप आ रहा था, क्लाइंट एक्सेस नहीं दे रहा था, उन्होंने आई कैप को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, कि जी हमने इस फर्म का, कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, हमने विड्रॉ किया इस वजह से। जो नया बंदा अपॉइंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन डू द ऑडिट। ठीक है ना, तो उसके अगर वो नया पर्सन अपॉइंट होगा, ऑडिटर अपॉइंट होगा, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं बॉडी के थ्रू। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब ये चीजें विड्रॉ कर सकता है, बट इफ एंड बट्स हैं। जब हम रेलेवेंट चैप्टर के अंदर जाएंगे ना, आपका ISA 705 है, ठीक है, वहां पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे स्कोप लिमिटेशन है तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, तो फिर मैं अपनी जो रिपोर्ट है उसमें मेंशन करूंगा कि जी मुझे इस डाटा के ऊपर एक्सेस नहीं दी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस एरिया को वेरीफाई नहीं कर सका। तो मेरी बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट की वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इतनी अमाउंट की वजह से मिस स्टेटेड हो सकती हैं। ठीक है ना, मतलब ये चीजें हम डिस्कस करेंगे सारी डिटेल के अंदर जब टाइम आएगा। अभी हम बहुत दर लाइक माइनर चाइल्ड है ना, ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे सर, स्लोली अंडरस्टैंड प्रोसेस। अच्छा, प्री कंडीशन चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है तीन चार बताता है, मतलब ये आपने टेस्ट करनी ही करनी है। अगर मैं एज ए फर्म का पार्टनर, मुझे अपनी, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी भी चाहिए। अगर मैं एक रिपोर्ट साइन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, करेक्टली स्टेटेड हैं, ठीक है, अगर मुझे खुद को फर्दर सिक्योर करने के लिए मुझे लगता है कि जी मुझे ना दो तीन चीजें और पहले ही एग्री कर लेनी चाहिए, ठीक है, तो मैं प्री कंडीशन में डाल सकता हूँ। मतलब जो ऑडिट स्टैंडर्ड के अंदर चीजें मेंशन थी ना, मैंने वो अभी आपको बताई हैं। जब हम उस चैप्टर के अंदर जाएंगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपका इंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, दोनों पार्टीज इन टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लिए। अब उसके बाद आपकी ऑडिट फर्म की तरफ से एक ऑडिट टीम बनती है। ऑडिट टीम के उसमें क्या होता है, एक पार्टनर होता है, एक ऑडिट मैनेजर होता है, एक ऑडिट सुपरवाइजर होता है, उसके अंदर फर्दर सीनियर्स एंड जूनियर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें ऑडिट टीम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग होती है। आप प्लान करते हैं कि जी आपने इस कंपनी का जो ऑडिट है वो कैसे एग्जीक्यूट करना है। सर वुड इट बी पॉसिबल टू शो अस एन एग्जांपल। जब हम उस चैप्टर में जाएंगे ना, पूरा चैप्टर है एंगेजमेंट लेटर वाला जी। जो मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूँ वो हर चीज के ऊपर चैप्टर है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मतलब करना क्या वाले हैं इसके अंदर, ताकि आपको बाद में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो तब मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, मतलब जो चीजें हैं उसमें ऊपर नीचे करके ना आपको मैं शो कर सकता हूँ। अच्छा जी, ऑडिट प्लानिंग होने के बाद, ठीक है, उसमें आप एक फर्स्ट फिर आपकी रिस्क असेसमेंट होती है। आप ऑडिट प्लानिंग करते हो, आप उसमें फिर रिस्क असेसमेंट करते हो।
अब रिस्क असेसमेंट क्या होती है हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिस्क असेस करने के बाद, मतलब रिस्क असेसमेंट बेसिकली सादा अल्फाज में बोलूं तो, कि इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी ज्यादा गलतियां होने के चांसेस हैं। जितनी ज्यादा गलतियां होने के चांसेस हैं उतना ज्यादा रिस्क है। ठीक है। तो मतलब ये सादा अल्फाज में बोलें तो, बाकी डिटेल में हम उस चैप्टर में अंदर जाके डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है कि जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, तो आप फिर क्या करते हो, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाते हो। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या हैं, जैसे मैंने रेवेन्यू ट्रेस करवाया था। P&L में रेवेन्यू आ रहा है, टीबी में रेवेन्यू आ रहा है, जीएल के अंदर 1000 ट्रांजेक्शन हैं। आपने एक इनवाइस उठाई, इनवाइस के अगेंस्ट आपने एक परचेज ऑर्डर चेक किया। दिस इज सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है आपका, आपने उसके एक नया एसेट परचेज हुए इस साल के अंदर, आप गए पीपी के स्केड्यूल के अंदर, नोट्स के अंदर, उसमें एडिशन आ रही होती हैं, डिलीशन आ रही होती हैं। ठीक है। आपने एडिशन उठा ली। आपने कहा जी एडिशन में एक आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक कार आ रही है, व्हीकल आ रहा है, मुझे इसकी परचेज इनवाइस दिखाओ। वो आपको परचेज इनवाइस दिखा देगा। वो परचेज इनवाइस कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ जी जो कंपनी ने ये परचेज किया है, इनवाइस के मुताबिक परचेज किया है, बट एज यू नो, व्हीकल की लीगल रजिस्ट्रेशन होती है। हर कंट्री का अपना एक एक्साइज डिपार्टमेंट होता है जो आपके व्हीकल्स को रजिस्टर करता है। ठीक है। तो आप उससे बोलोगे मुझे इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। आप लीगल डॉक्यूमेंट्स पे क्रॉस वेरीफाई करोगे कि क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के नाम पे हैं कि नहीं है। पॉसिबिलिटी है डायरेक्टर अपने नाम पे गाड़ी लगवा ले और इनवाइस कंपनी के नाम पे मंगवा ले। कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टर मतलब साइनिंग अथॉरिटी पे बैठा हुआ है। तो आपने ऑडिटर होने की वजह से प्रॉपरली क्रॉस वेरीफाई करना है। अब आपने क्या करना है, फिजिकली एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। हो सकता है कि मतलब आपने स्टैम्प पेपर पे उसको सेल कर दिया हो, आपने उसका जो है ऑनर से ट्रांसफर ही ना की हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो आपने फिजिकली एसेट को चेक करना है कि क्या फिजिकली वो एसेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, एग्जिस्टेंस। ठीक है। ये सारे आपके सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल, आपके पास 500 मिलियन के अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं बैलेंस शीट के ऊपर, 100 पार्टीज हैं, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती, या फेक उन्होंने सेल्स बुक कर दिए हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। अब वो ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक कंफर्मेशन लेटर भेजोगे हर पार्टी को। ठीक है। हर जो आपकी थर्ड पार्टी होती है, आपके रिसीवेबल्स होते हैं, आप उनको एक कंफर्मेशन लेटर भेजोगे। आप वो उनका एड्रेस वगैरह के ऊपर जाएगा, वो आपको फिल करके वापस भेजेंगे। ठीक है। ये प्रैक्टिकली हो रही होती हैं चीजें। तो फिर वो जो आपको बैलेंस कंफर्म करेंगे अपन उस लेटर के ऊपर, थर्ड पार्टी जो आपका कस्टमर होगा बिजनेस कंपनी का, आप उसको मैच करोगे अपने बुक्स के अकाउंट सीओ के साथ जो आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहे होंगे, आपके जो जीएल के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है। दीज आर सब्सटैंटिव मींस, जो भी आप काम कर रहे होगे अपने एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, उसको हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है। फिर आप करते हो फाइनल रिव्यू। अब फाइनल रिव्यू क्या होता है कि आपने जो पूरा ऑडिट परफॉर्म किया है, आप उसमें की में जो भी आपकी फाइंडिंग्स होंगी, जो आपने छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट्स ढूंढी होंगी, बड़ी मिस स्टेटमेंट्स ढूंढी होंगी, मतलब गलतियां। ठीक है। कि एक्सपेंस उन्होंने 5 लाख रुपए से कम रिकॉर्ड किया हुआ था, एक्सपेंस एक्स्ट्रा बुक करवाएंगे। उन्होंने रेवेन्यू 10 मिलियन से एक्स्ट्रा बुक किया हुआ था, फेक इनवॉइस से बुक की हुई थी, आप वो रिवर्स करवाओगे। मतलब ये सारी मिस स्टेटमेंट आपकी फाइंडिंग्स हैं पूरे ऑडिट की, जो आपने 2 महीने लगा के किया होगा। आप एक फाइनल रिव्यू करेंगे, चीजों को कंक्लूड करेंगे, ताकि आप एक फाइनल मीटिंग करें क्लाइंट के साथ और उनको डिस्कस करें, मतलब हाँ ये हमारी फाइंडिंग्स हैं और आप इनको रिवर्स करें, एडजस्ट करें, बुला बुला। ठीक है। फाइनल रिव्यू के बाद हम क्या करते हैं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। क्योंकि जो ऑडिटर अपॉइंट होता है, वो अपॉइंट क्यों होता है, वो अपॉइंट होता है कि वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट, अपनी अश्योरेंस रिपोर्ट इशू करे। वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को बताए कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं कि नहीं दे रही, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली बनी हुई कि नहीं बनी हुई। तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताने के लिए, देखिए मैं वैसे बैठा बैठा नहीं बता सकता। ठीक है ना। तो मुझे वो एक रिपोर्ट देनी है, मेरा नाम लिखा होगा, मैंने साइन किए होंगे, मैंने स्टैंप करनी है उसके ऊपर। ठीक है। तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अकाउंटेबल हूंगा अगर बाद में कुछ मसला हो जाए।
अगर आपको याद हो बैक इन 2021, या बैक इन 2021 जब शुगर मिल्स वाला इशू हुआ था, तो केपीएमजी के एक पार्टनर को 35 लाख का फाइन हुआ था, एंड ही वाज लाइक उसको एक पेनलाइज किया गया था कि मतलब वो 10 साल तक पब्लिक कंपनीज का ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब हम केपीएमजी पाकिस्तान लाहौर की बात कर रहा हूँ। दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। जो बंदा ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा होता है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। तो वो इसलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बगैर चेक किए, पर्पज ही क्या है रिस्क असेसमेंट का, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का, सारी प्लानिंग का, ये एंगेजमेंट जो मतलब प्री कंडीशंस का, ताकि मेरा जो अपना एक डिटेक्शन रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि मतलब जो मेरे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने अपने आप को सेव करना है, और मेरे ऑडिट फाइनेंशियल्स को मैंने क्या करना है, एग्जामिन करना है, रिव्यू करना है, एंड देन वी विल गो फॉर व्हाट वी से, एंड व्हेन वी विल इशू रिपोर्ट। ठीक है, दिस वाज ऑडिट। तो ये हमने पूरी सब्जेक्ट के अंदर, आपके पूरे इस बुक के अंदर हम चीजें डिस्कस करेंगे। कुछ एडिशनल चीजें भी हैं, ठीक है, जिसको हम रिव्यू इंगेजमेंट्स कहते हैं, वो भी मैंने डिस्कस नहीं की, वो एक एडिशनली डिस्कस होंगी उसके साथ। ठीक है, तो आई होप के मैंने जो है पर्पस जो है वो सर्व किया है, मतलब जिस पर्पस के लिए आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। जी जी, यू कैन आस्क योर क्यूरीज इन द ग्रुप। अब जाहिर सी बात है, आप जैसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं फौरन एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो एक रूटीन चल रही होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बंदा ऑक्युपाइड होता है। जैसे मेरे पास फ्री टाइम रहेगा, मैं आपका जो पॉइंट होगा मैं डिस्कस आपको मतलब वो मैं क्या कहते हैं एड्रेस कर दिया करूंगा। ठीक है, तो बाकी जो है कोई कंफ्यूजन अगर किसी पॉइंट पे है अभी भी, तो यू कैन आस्क क्लास एंड होने से पहले। तो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल बी डूइंग चैप्टर वाइज। Herd audit is done on sample basis. So when is sample done during planning phase? नहीं, sample is basically done during substantive procedure phase. ठीक है, अब आप जो रिस्क असेस करते हो ना, रिस्क, ठीक है ना, अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि हाई रिस्क है जी, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हो सकती हैं, तो फॉर एग्जांपल टोटल ट्रांजेक्शन थी 100। ठीक है, तो अब ऑडिट होता है सैंपलिंग के बेस पे, आप सारी ट्रांजेक्शन चेक नहीं करते होते। ठीक है ना, आप जब रिस्क असेस करते हो, petty cash mode of payments in such case, how do it verify revenue when a company has mostly cash transactions and few documentation? अच्छा जी, हम डिस्कस करेंगे। अब ये आप ना सब्सटैंटिव को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है ना, तो मतलब यू आर डूइंग गुड। आई एक्चुअली मुझे मजा आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट अभी बहुत जल्दी है। ठीक है ना, मतलब ये बहुत जल्दी है। आप अभी नर्सरी को कितने, एक एक दिन के बच्चे को ना क्लास में एडमिट करवाना चाह रहे हो, तो अभी उसको 5 साल का होने दें, देन वी विल डिस्कस। तो जस्ट स्लो स्लो डाउन ना, वी विल डिस्कस इन डिटेल एवरीथिंग। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आई एम लाइकिंग इट। अच्छा जी, अब हमारे पास जो टोटल 100 ट्रांजेक्शन थी, आपने ऑर्डर करना था उस कंपनी का, आपने रिस्क असेसमेंट की, तो आपने ये जब आपने रिस्क असेसमेंट की, वो कैसे करते हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने असेस किया कि जी हाई रिस्क है मिस स्टेटमेंट्स का, तो पॉसिबिलिटी है कि आप 50% ट्रांजेक्शन टेस्ट कर लो, 50% सैंपल्स ले लो। जब आपने रिस्क असेसमेंट की, तो आपने कहा कि वेरी लो रिस्क है, मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं इसमें, लाइक ट्रांजेक्शन मैनिपुलेट हो ही नहीं सकती, सारा ऑटोमेटेड है, आईटी बेस्ड सिस्टम्स है, सैप मतलब चीजें यूज हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिस्क वेरी लो है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो सैंपलिंग है वो 10% पे आ जाए, आप सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन को चेक करें। दिस इज हाउ यू डिसाइड योर सैंपलिंग साइज। फिर आपके पास जो है सैंपलिंग की मल्टीपल टेक्निक्स, सॉरी, आपके पास भी सैंपलिंग की मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, हम फिर वो डिस्कस करेंगे जब आप सैंपलिंग के अंदर जाएंगे। तो बाकी जो है सैयद नौशाद, हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम ना सब्सटैंटिव को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज डोंट माइंड। सो एनी क्वेश्चन अदर देन दिस? अदरवाइज वी आर गुड टू गो। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक है, एक मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हाउ टू